अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है। मैं गंगाराम हॉस्पिटल में चिल्ड्रन वार्ड में सीनियर रजिस्ट्रार के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हमारा जो टॉपिक डिस्कशन का है वो है टाइफॉइड फ़ीवर। टाइफॉइड फ़ीवर नॉर्मल लैंग्वेज में आम लैंग्वेज में बोला जाता है उस बुखार को जो ज़रा ज़्यादा अरसे तक 8-10 दिन तक रहे। हमारी लैंग्वेज में इसे एंटेरिक फ़ीवर भी कहा जाता है। एंटेरिक से मुराद ये है कि जो गट रिलेटेड हो, हमारी खुराक की नाली से रिलेटेड जो इन्फेक्शन होगा उसको हम एंटेरिक बोलेंगे। तो एंटेरिक फ़ीवर जो है वो बेसिकली गट रिलेटेड है। थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर अगर की जाए तो इस बुखार से बचा जा सकता है। मसलन हर दफ़ा खाने से पहले अगर हैंड वॉशिंग की टेक्निक यूज़ की जाए तो उससे बहुत सारे जरासीम जो हैं वो हाथ से साफ़ हो जाते हैं और ये इन्फेक्शंस जो हैं ये उस कैटेगरी के हैं जो फूड बॉर्न होते हैं और वो हैंड और माउथ से जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। तो एक तो हैंड वॉशिंग अगर बार बार हाथ साफ़ किए जाएँ, हाथ धो के हर चीज़ खाई जाए तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरा, कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर से ये डिज़ीज़ फैलती है। तो आपने एक तो पानी साफ़ पीना है, साफ़ खुराक खानी है। जो बाज़ार की कंटेमिनेटेड फूड है उससे जो है ये ज़्यादा फैलने का ख़तरा होता है। तो आपने एक तो फूड बॉर्न इन्फेक्शन से बचने के लिए हाथ प्रॉपर वॉश करने हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो इस डिज़ीज़ की पैथोफिजियोलॉजी में आ जाती है वो है गट रिलेटेड इन्फेक्शन और ये बुखार जो है वो 8 से 10 दिन लंबे अरसे तक चलता है और तेज़ हाई ग्रेड फ़ीवर होता है। 102-103 डिग्रीज तक भी चला जाता है और इसके अंदर जो है स्टेप लैडर पैटर्न हम कहते हैं। स्टेप लैडर हम उसमें कहते हैं जिसमें हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है बुखार जो है वो तेज़ होता है और फिर वो जब 103-104 तक चला जाता है उसके बाद वो परसिस्टेंट रहता है। तो हम इसको जो है एंटेरिक फ़ीवर के तौर पे देखते हैं। इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अगर आपको ये इन्फेक्शन एक्वायर हो जाए तो फिर उसका कोर्स कंप्लीट करना होता है जो कि 10 से 14 दिन की एंटीबायोटिक्स हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि 3 to 5 डेज़ की एंटीबायोटिक्स लेके तो इन्फेक्शन जब थोड़ा सा बेहतर हो जाता है तो लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद ये दोबारा फ्लेयर अप हो जाता है और फिर वो ज़्यादा वर्स कंडीशंस में जाता है और इसके साथ हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का भी थोड़ा सा ख़तरा होता है क्योंकि हमने जो एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी होती हैं उससे वो जरासीम नहीं मरते, वो बैक्टीरिया जो हैं वो नहीं किल होते। तो हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सामना ख़ास तौर पे टाइफॉइड फ़ीवर में आजकल बहुत ज़्यादा है। तो जुडिशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स जिसके अंदर आप किसी माहिर डॉक्टर को दिखा के उसकी एंटीबायोटिक यूज़ करें जो उसके लिए स्पेसिफ़िक है। जैसे आम तौर पे ऑगमेंटिन हम यूज़ करते हैं गले के लिए, तो ऑगमेंटिन इज़ नॉट अ एंटीबायोटिक फॉर एंटेरिक फ़ीवर। एंटेरिक फ़ीवर के लिए अपनी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हैं और अनफॉर्चुनेटली जो जुडिशियस यूज़ नहीं होता है एंटीबायोटिक्स का उसकी वजह से हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। तो जो ख़ास एंटीबायोटिक्स इसके लिए रह गई हैं हमारे पास उसी को हमें यूज़ करना पड़ता है। बाज़ औक़ात अगर ओरल एंटीबायोटिक से भी इफ़ेक्ट ना आ रहा हो तो फिर हमें इंजेक्टेबल फॉर्म में भी जाना पड़ता है। लेकिन अगेन ज़रूरी ये है कि 10 to 14 डेज़ का कोर्स जो है वो कंप्लीट किया जाए और किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को या ऐसे फिजिशियन को दिखाया जाए जो इसको जानता हो कि एंटेरिक के लिए कौन सी ख़ास एंटीबायोटिक है और उसे कितने दिन का कोर्स कंप्लीट करवाना है ताकि मुकम्मल तौर पे ये इन्फेक्शन जो है वो इरेडिकेट हो जाए। बचने के लिए अगेन हम कहेंगे कि एक तो साफ़ पानी, साफ़ खुराक और बार बार हैंड वॉशिंग इस बीमारी को बहुत ज़्यादा जो है ना हद तक कंट्रोल कर सकती है। बाज़ार की चीज़ें जैसे समोसे, पकोड़े, दही भल्ले, इस तरह की चीज़ें जिसके अंदर कंटेमिनेशन होने के चांसेस हैं, चटनियाँ हैं, ये सैलड हैं, ये सारे कंटेमिनेटेड हो सकते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा होता है। अब आगे जो है वो समर सीज़न आ रहा है। एंटेरिक फ़ीवर आमतौर पे फ़ीवर एक तो हाई ग्रेड फ़ीवर के साथ और दूसरा डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। आमतौर पे समझा जाता है कि अगर लूज़ मोशन लगे हुए हैं तो वो सिंपल वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, लेकिन टाइफॉइड की मोस्ट कॉमन जो फ़ीवर के बाद प्रेजेंटेशन है वो डायरिया के साथ है। लेस दैन 5 ईयर्स की एज पे डायरिया के साथ टाइफॉइड फ़ीवर प्रेजेंट करता है और 5 ईयर्स के बाद ये प्रीडोमिनेटली कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो अगर हमारे पास फ़ीवर है, डायरिया है और हाई ग्रेड फ़ीवर है, स्टेप लैडर पैटर्न है, तो हम ज़रूर एंटेरिक फ़ीवर सस्पेक्ट करेंगे और फिर हम उसके मुताबिक उसकी जो है वो
ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टिगेशंस में आमतौर पे ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। टाइफीडॉट, पहले एक ज़माने में विडाल टेस्ट होता था टाइफाइड के लिए, वो अब ऑब्सोलीट हो गया हुआ है, वो अब इतना माना नहीं जाता पूरी दुनिया में। टाइफीडॉट एक टेस्ट है जो करवाया जाता है एंटेरिक के लिए, वो भी इतना रिलायबल और स्पेसिफिक नहीं है। जो स्पेसिफिक टेस्ट है टाइफाइड फीवर के लिए वो ब्लड कल्चर है। ब्लड कल्चर हम करवाते हैं और वो ब्लड का एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसमें ब्लड ड्रॉ करके कल्चर ग्राउंड कर लिया जाता है। लेकिन क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से होता है और वो बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 14 दिन है, यानी कि 5 दिन के बाद वो ग्रो करना शुरू करता है ब्लड कल्चर पे। तो 5 दिन से पहले तो उसकी रिपोर्ट नहीं आ सकती ब्लड कल्चर की। तो हम उसी के लिए अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं और फिर हम ब्लड कल्चर जो हमने भेजा होता है उसका वेट करते हैं कि वो आ जाए, जिससे हमें पता चले कि कौन से जरासीम है और वो कौन सी एंटीबायोटिक से ठीक होंगे। इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि सेल्फ मेडिकेशन ना की जाए, किसी मुस्तनद डॉक्टर से उसका तशख़ीस करवा के इलाज प्रॉपर शुरू किया जाए, जो उसके प्रॉपर टेस्ट हैं वो करवाए जाएं। और अगेन बचने के लिए ये फूड बॉर्न इन्फेक्शंस जैसे एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, टाइफाइड फीवर है, इसी तरह एक्यूट वाटरी डायरिया है, बाज़ औक़ात पोलियो जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारे फूड बॉर्न जो है ना हैंड टू माउथ ट्रांसमिट होने वाले इन्फेक्शंस हैं और ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ट्रांसमिट होते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को रोक लें तो हम काफ़ी हद तक जो है वो इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। इग्नोर नहीं करने सिम्टम्स। अगर एक बच्चे को हाई ग्रेड फीवर हो रहा है और वो 8-10 दिन से मुस्तकिल रह रहा है और स्टेप लैडर पैटर्न है, तो फिर हम उसका ज़रूर जो है वो तशख़ीस करवा के फ़ौरी इलाज शुरू करवाएं और फिर उसका जो ब्लड कल्चर है उसकी रिपोर्ट फॉलो करके तो कौन सी मेडिसिन, कौन सा बैक्टीरिया और कौन सी मेडिकेशन से ठीक होगा। है तो ये फूड बॉर्न और है गट रिलेटेड, लेकिन ये जब खुराक की नाली से ब्लड में चला जाएगा इन्फेक्शन तो फिर ये सिस्टेमिक इन्फेक्शन बन जाता है और जिस्म के किसी भी ऑर्गन सिस्टम को इन्वॉल्व करके मुतासर कर सकता है। तो फिर ये सिस्टेमिक इन्फेक्शन जब फैलेगा तो फिर ये किसी भी इन्फेक्शन को जन्म दे सकता है, जैसे कि नमूनिया हो गया, आर्थराइटिस हो गया, आपका मेनिंजाइटिस हो गया। ये सारी चीज़ें जो इन्फेक्शंस हैं और बड़े सवेयर इन्फेक्शंस हैं, ये टाइफाइड की कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि टाइफाइड फीवर के ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद किसी भी ऑर्गन सिस्टम को इन्फेक्शन करा सकते हैं और वो फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। अर्लियर द ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करेंगे, अर्लियर हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और इसको काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। लेकिन अगेन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम पूरी इसकी जो एंटीबायोटिक कोर्स है वो कंप्लीट कराएं और हाइजीनिक फूड, हाइजीनिक वाटर इस्तेमाल करें, बॉइल्ड वाटर इस्तेमाल करें। आजकल के जो फ़िल्टर्स के वाटर हैं वो भी प्रॉपर जो है वो फ़िल्टर नहीं हुए होते, तो हमें ज़रूरी है कि हम बॉइल्ड वाटर इस्तेमाल करें। ठीक है, मिनरल वाटर नेस्ले का आप ले लें, लेकिन वो हमें कुछ पता नहीं है उसकी सोर्स क्या है और वो कितना कंटामिनेटेड है या नहीं है, इसलिए बेहतर है कि घर पे बॉईल करके पानी जो है उसके बाद ठंडा करके बच्चों को पिलाएं ताकि इसके अंदर सारे जरासीम ख़त्म हो गए हों और इस तरह के इन्फेक्शन से बचने का आपको पूरा वो तरीका मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।